और ये चैप्टर है 4 और नाखून क्यों बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और हम लोग किस तरीके से हिंदी में उत्तर देंगे। तो यहाँ से देखना स्टार्ट किए। प्रश्न 1 और ये 15 क्वेश्चन होगा और 15 पढ़ने के बाद कहीं से भी पूछ सकता है हिंदी में, ठीक है। तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, पहला प्रश्न है। तो इस तरीके से बिहार बोर्ड पूछेगा कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो उत्तर यहां से लिखेंगे। मनुष्य निरंतर सभ्य हीन के लिए प्रयासरत रहा है। क्या है? मनुष्य निरंतर सभ्य हीन के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। तो शुरू का काल जो था, प्रारंभिक काल में, तो मनुष्य और क्या था, पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र था। नाखून कैसा था? अस्त्र था। अस्त्र उसे बोलते हैं जो हमारा, अब जैसे लाठी हो गया तो हमारे लिए अस्त्र हो गया। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, जैसे जैसे क्या हुआ, मानव समय के साथ क्या हो गया, मनुष्य की विचारधारा क्या हो गया, अग्रसर होती गई। मनुष्य पशु से विभिन्न होता गया। मनुष्य कैसा हो गया? पशु से विभिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, उसके अस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में नियंत्रणता, नवीनता आती गई। और कैसा हो गया? नवीनता आती गई। वही पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। और वो पुरानी जीवन शैली को क्या किया? परिवर्तित किया गया, यानी जीने का तरीका को क्या करते गया? बदलते गया। जो नाखून अस्त्र के थे उसमें अब सौंदर्य के रूप देने लगा। और क्या है, जो अस्त्र के रूप में था तो जीवन परिवर्तन होता है, वैसा रूप थे सौंदर्य रूप देने में। इनमें से नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से विभिन्न दिखने के हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता था। और क्या करता था? मनुष्य नाखूनों को काट देता था। तो यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ क्या है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो नियंत्रण सभ्यहीन होने लगा, मतलब सभ्यहीन के लिए प्रयास करते रहा, यानी सभ्य के लिए प्रयास होने। प्रारंभिक काल में मनुष्य क्या था? पशु और मानव दोनों एक ही समान के था। नख और अस्त्र शस्त्र थे। वो ये क्या था? जो नाखू था, शस्त्र का काम करता। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर, समय के साथ क्या हुआ, ये आगे बढ़ता गया और पशु से क्या हो गया? भिन्न हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्य संस्कृति, नियंत्रण, नवीनता आती गई। वही पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया। जो नाखून अस्त्र थे अब वह सौंदर्य के रूप देने लगा। इसमें नयापन लाना, इसे संवारना, पशु भी देखने लगे होते। मनुष्य क्या किया? नाखून को काट देता था। तो इसलिए नाखून को काट देता था, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो नाखून क्यों बढ़ता है और लेखक के सामने ये प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ, तो ये देख रहे हैं। तो उत्तर में यहां से लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ता है। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की, यानी लेखक की क्या थी? छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। तो किसके नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न किसके सामने है? तो लेखक को यह प्रश्न उसकी छोटी बेटी से पूछा गया। उसी दिन से प्रश्न लेखक को क्या है? सोचने का विषय बन गया। और जो सोचा वो फिर लिख दिया। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है, यानी हथियार के रूप में कहां तक देखना संगत है, ये देखना। तो हम लोग प्रश्न जब बिहार बोर्ड में उतारेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? कुछ लाख वर्षों पहले, यानी कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे तो कैसा था? मनुष्य जंगली थे। उसे नाखून की जरूरत थी। और उसे क्या थी? नाखून की जरूरत थी। मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। और क्या था? मानुष क्या था? अस्त्र था। क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। और भोजन और आत्मरक्षा यानी लड़ाई के लिए किसके लिए थे? अधिक महत्व। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक थे। उन दिनों क्या थे? दुरंदियों के लिए, यानी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए क्या है? नाखून आवश्यक था। असल में वही उसका अस्त्र था। और वही क्या था? असल में उसका अस्त्र था, यानी हथियार था। उस समय उसके पास लोहा या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है एवं तर्क संगत है। तो यहाँ आपने देखने, लेखक नाखून को अस्त्र के रूप में देखने को कहाँ कहाँ तक संगत है। तो उस दिनों क्या करता था?
उस दिनों से उसको ना तो उस दिनों तो जंगली वो क्या करता है, मनुष्य एवं जंगली था, उसे नाखून की जरूरत है, मानुष के समान वो नाखून के अस्त्र के रूप में आत्मरक्षा का भोजन हेतु महत्व था अधिक देर दिनों। उन दिनों प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए नाखून की आवश्यक, दरअसल में वही अस्त्र था। उस समय उसके पास लोहा न कारतूस था, अस्त्र था, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त तर्कसंगत है ना। अब यहाँ से हम लोग चौथा नंबर में प्रश्न क्या करें, स्वाधीनता शब्द का सार्थक लेखक क्या बताता है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि, लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या हो, अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं उनमें से स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उसमें सौ का बंधन अवश्य है। और क्या है, सौ का बंधन अवश्य। इसलिए लेखक ने स्वाधीनता शब्द को सार्थक लेखक क्यों बताते, इसलिए स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता है, सबका सौ का बंधन है, इसलिए कहा। तो आपको इस तरीके से चार वाला क्वेश्चन इस तरीके से लिख देना। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो उत्तर इसको लिखेंगे, मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। तो मनुष्य में क्या है, बहुत सी अन्यास जन्य प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। दीर्घकालीन आवश्यकताओं से बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही हैं। सहज प्रवृत्तियां ऐसा गुण है जो अन्यास ही अनजाने में अपने आप काम करती हैं। तो अपने में आप में क्या करती है, काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, नाखून का बढ़ना क्या है, उनमें से एक है। वास्तव में सहज प्रवृत्तियां अनजान स्मृतियों के कहा जाता है। नख बढ़ने की सहजता प्रवृत्ति मनुष्य में निहित पशुतत्व का प्रमाण है। क्या है, पशुतत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने का जो प्रकृतिक है वह मनुष्यता की निशानी है। और कैसा है, मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुतत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है। मानव क्या कर चुका है, पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पशुता को पहचान नाखून की मनुष्य काट देता है। तो यही है, क्या है, मनुष्य अपना पशुता छिपाने के लिए क्या है, काट देता है। यही सहज प्रवृत्तियां हैं। निबंध में लेखक ने किसे बूढ़े का जिक्र किया है, किस लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े का कथन की सार्थकता क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। तो लेखक किसे कहा है, पहला चैप्टर अध्याय में लिखेंगे, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के रूप में प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लोस मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, किसको कहा, हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने का सलाह दी है। तो महात्मा गांधी क्या बोला है, महात्मा गांधी ने सभी जन समुदाय ने भारत के सभी लोगों से क्या क्या कह रहा है, दूर रहने के लिए, हिंसा से दूर रहने के लिए, क्रोध से दूर रखने के लिए, मोह से दूर रखने और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता का धारण करने की सलाह दी है। लेकिन इसके सारा उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा है। और ये क्या है, बुद्धिमानी के लिए उपेक्षित रहा है, मतलब उसका उतना महत्व नहीं दिया है। ठीक है। प्रश्न 7, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां से हम लोग उत्तर में लिखेंगे, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाए हुआ बंधन। तो क्या है, अपने आप को द्वारा लगाए हुआ बंधन, यही सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, क्या करता है, भारतीय चित्त में है जो अपने अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह
भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। किसका है? भारतीय संस्कृति विशेषता का फल ही। पहले क्या है? भारतीय चित्त जो आज अधीनता के रूप में है, सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यही भारतीय संस्कृति विशेषता का फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है। और कैसे आई है? हमारे संस्कारों से आई। इसलिए स्व का बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए स्व का बंधन आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती हैं? तो हम लोग को ये देखना है कि बढ़ती नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर किस तरीके से लिखेंगे? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। प्राचीन काल में मनुष्य कैसा था? जंगली था। वह वनमानुष की तरह था। और वह कैसा था? वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। उस समय क्या करता था? अपने जीवन की रक्षा करता था नाखून से। आज नकधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। तो उस समय क्या था? उस समय वह अपने नाखून को सहायता से जीवन की रक्षा करता था, लेकिन अभी आधुनिक हथियार के भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती हैं कि तुम भीतर वाले अस से अब भी वंचित नहीं हो। तुम अभी कह रहा कि वो ध्यान दिलाता है, बढ़ते हुए प्रकृति को याद दिलाता है मनुष्यों को, तुम भीतर वाले जो अस से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रकृति कह रहा है तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख और दांत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। और तुम क्या हो? नख और दांत पर आश्रित रहने वाले चीज हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। पशु की समानता क्या है? अब भी तुम में क्या है? विद्यमान है। तो इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे 9 नंबर में, 8 नंबर में लिखेंगे। और तो अब 9 नंबर का प्रश्न करेंगे। क्या कह रहा है 9 नंबर में? लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श बन ही नहीं सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक का अभिप्राय क्या है? स्पष्ट करें। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी मतलब पुरानी ख्यालात, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने का प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया क्या है? कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधना का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य का पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक को मन में कैसी आशा जागती है? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ से। प्राणी शास्त्रियों को ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक का मन में यह आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून को बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता की पूर्णता त्याग कर पूर्णता मानवता को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह लिख देना है। और किसको लिखना है? जैसे यहाँ के मनुष्य की पूंछ की तरह नाखून एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्र का अनुमान क्या है? तो इस तरीके से लिख देना है। प्राणी शास्त्र का अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ उसी तरह झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून को बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णता त्याग कर देगा, पूर्णता मानवता को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है?
तो यहाँ आपको लिखना, ठीक है। उत्तर में सफलता और चरितार्थ में इस प्रकार की विभिन्नता प्रतिपादित होती हैं, सफलता और चरित्र में इस प्रकार की विभिन्नता प्रतिपादित होती हैं कि मनुष्य मरणोशास्त्र के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाह्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चिरार्थार्थ प्रेम में मैत्री में है, त्याग में है, मैत्री में है, त्याग में है, आप अपने को सबका मंगल के लिए निषेध भाव से देने में है। नाखून को बढ़ना मनुष्य की उसके अंध सहजात प्रवृत्तियों का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता से ले आना चाहती हैं। उसे काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन आंसर देना है 11 नंबर को। लेखक 12 प्रश्न 12 है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करे। तो लेखक ये क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मानवता की ओर। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, लेखक का प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। और लेखक का कैसा है, अंतर्द्वंद, यानी मन में जो लड़ाई हो रही है वो उसकी भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। तो इस समय क्या अंतर्द्वंद हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि लोग किस तरीके पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, किसको लग रहा है, लेखक को। अतः इसी जिज्ञासा मतलब होता है जानने वाला, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न को रूप में लोगों के सामने रखता है। और इसी को क्या करता है, प्रश्न को सामने में रखता है। लेखक किसको रखता है, लेखक सामने में रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। तो पूरा जब पता करता है तो क्या है, मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश की शास्त्रों के रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशुता प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अश्व के होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो यही प्रश्न है और प्रश्न इस तरीके से हमको लिखना है कि क्या है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करे। तो इसको प्रश्न को यहाँ तक आपको लिख देना है कि लेखक। तो इस तरीके से 12 क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन हम लगभग 13 पढ़ेंगे। काट दीजिए, वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही साध पर हाजिर है। व्याख्या करे, तो व्याख्या करे, इसमें क्या करना, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करना थोड़ा लंबा प्रश्न हो जाएगा। तो प्रस्तुत व्याख्या की पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है। यह हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून को बढ़ाने और काटने और कटाने के लाक्षणिक शब्दों को शक्ति में बांधने की पूरा प्रयत्न किया है। इसका कहना है इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे दिन या चौथे दिन बढ़ जाता है। यह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेता है जैसे कोई निर्लज अपराधी हो। लेकिन जिस प्रकार दंड से छूटने के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता है, उसी प्रकार यह नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाता है। लेखक ये यहाँ एक और नाखून को बढ़ना मनुष्य की आदिम प्रवृत्तिक और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अग्रित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और संस्कृत चेतना को भी निरूपित करता है। तो इस तरीके से लिख देना है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, की व्याख्या करे।
तो उत्तर यहाँ से हम लिखेंगे प्रस्तुत व्याख्याक पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध। ये कैसा निबंध है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ना पारिवारिक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति के अत्यंत लक्षणिक और स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। निबंधकार यह मनोविज्ञान रूप को अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है। सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर हैं। दिनों दिन वास्तविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ता है तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पाशविक प्रवृत्ति का लक्षण जो ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक के एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है। मैं मनुष्य को नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। व्याख्या करे तो लेखक क्या करता है? लेखक मनुष्य के नाखून की ओर देखता है तो कभी कभी वो निराश हो जाता है। व्याख्या करे। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ऊर्ध्वोत हैं। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार कटे जाने पर भी बढ़े जाने नाखून को बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास गाथा उद्घोटित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्यांश अंश पूर्ण रूप से लैक्षणिक प्रवृत्ति पर आधारित है। लैक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदुओं के सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता है। मनुष्य क्या करता है? अब नाखून को नहीं चाहता है। उसके भीतर प्राचीन बाबरता को यह अंश है जिससे भी मनुष्य को समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ना पैशविक प्रवृत्ति है तो मनुष्य के पैशविक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाता है कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य का बाबरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पाशविक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक को उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं जानती है। और ये हमारा समाप्त हो गया।